हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुप्त या छिपा समायोजन, जिसको हिडन एडजस्टमेंट भी कहते हैं। और ये आपकी क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर सवाल में कहीं ना कहीं एक पॉइंट जरूर ऐसा होता है जो हिडन एडजस्टमेंट के तौर पर होता है, यानी गुप्त या छिपा समायोजन के तौर पर होता है, और जिसको सॉल्व करने में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर उनको प्रॉब्लम होती है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है कि वो कहीं ना कहीं बेसिक में थोड़े से मार खा जाते हैं। मतलब ये है कि वो बेसिक ना सोच के वो बहुत ही डिफिकल्ट वे में सोचने लगते हैं। देखो, जब चीजें हमारे पास आती है ना, तो अक्सर हम उनको सरल तरीके से सॉल्व करने के बदले में हम एक कठिन तरीका इस्तेमाल करने लगते हैं। मतलब हमारी आदत है कि आसान चीजों को कठिन बनाना और उसके सामने एकदम बड़ा बन के तैयार होना। वो गलत है। जब चीजें जैसी हैं वैसे ही उसको एक्सेप्ट करो और उसी के साथ आगे बढ़ो, आपके लिए वो चीजें ज्यादा आसान होती। तो आज हम यही करेंगे, और कुछ जो गुप्त समायोजन या छिपे समायोजन होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट है, और लगभग यही 5 पॉइंट जो हैं आपको सवाल में घूम फिर के आपको आते हैं। यानी यही 5 पॉइंट होते हैं जो सवाल में आपको गुप्त समायोजन के तौर पे या छिपा समायोजन के तौर पे आपको दिया रहता है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और यहाँ पे एक छोटा सा सकल तलपट भी दिया है, ताकि आपको एक पता चले कि एग्जाम या जो हमारे एक्सरसाइज में सवाल हैं जब वो आते हैं तो कैसे होते हैं। तो हमें दिया रहेगा सकल तलपट। क्या दिया रहेगा हमें? सकल तलपट दिया रहेगा, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। देखो, सारी चीजें एक साथ नहीं होंगी, ठीक है, वो कुछ कुछ चीजें होंगी। जैसे हो सकता है या तो वेतन का हो, या तो बीमा प्रीमियम का हो, या तो बैंक लोन का हो, या तो भाड़े पट्टे का हो। मतलब कोई न कोई एक दो ही आपको दिया रहेगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपकी तरफ से मेरे लिए काफी बड़ी चीजें बन जाएंगे। इतने कि जो समुद्र है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना घड़े को भरना हो तो बूंद बूंद से भाई कहते हैं ना कि बूंद बूंद से तो दरिया भी भर जाता है। तो वैसे ही टाइप का है कि आपके छोटे छोटे सपोर्ट जो हैं ये मेरे लिए काफी बड़े बनेंगे, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको और भी चीजें आपकी जो आपके लिए जरूरत है, जो आपके लिए सही है, मैं वो आपको बताता रहूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीजें करेंगे और आप एक सपोर्ट बनाए रखेंगे। और ठीक है, बनाए रखना उम्मीद करता हूं मैं। और थैंक यू सो मच पहले से ही अगर आप बनाए रखते हैं, और अगर नहीं बनाए रखते हैं तो भी थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं ये भी मेरे लिए पॉजिटिव ही बनेगा कि मुझे और अच्छा करने की जरूरत है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास और समझते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले, जब भी कभी तुम सवाल सॉल्व करोगे तो सबसे पहली नजर जो होगी, सबसे पहली नजर होगी सवाल के तारीख पर। ठीक है, पहली नजर ये रही। ठीक है, 31/3/2015 के दिन की पक्की सॉरी सकल तलपट। हमारी जो पहली नजर होगी वो इस तारीख पर होगी। अब उसके बाद हमारी नजर होगी सवाल पे। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि वेतन 28/2/2015 तक का। सवाल में क्या लिखा है? 28/2/2015 तक का। अब सवाल ये है कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो मैंने कहा कि पहली नजर रखोगे अपना सवाल की तारीख पे। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो हमें सवाल की तारीख दिया है वो दिया है 31/3/2015 तक का। ठीक है, सकल तलपट हमें दिया है 31/3/2015 तक का। और जो वेतन दिया है उसकी तारीख दिया है 28/2/2015 तक का। अब अगर इन दोनों तारीख को ध्यान से देखोगे, देखो इस तारीख का मतलब क्या, पहले वो समझो। हमारा जो वार्षिक हिसाब है वो होना चाहिए 31/3/15 तक का। ध्यान से समझना इस बात को। अगर 31/3/15 यहाँ पे लिखा गया है, सकल तलपट दिया गया है, इसका मतलब ये है कि हमें जो वार्षिक हिसाब हमारा तैयार करना है उसमें सभी चीजें 31/3/15 तक ही होंगी। ठीक है, कहाँ तक होंगी? 31/3/15 तक। लेकिन ये जो यहाँ पे दिया गया है इसमें तारीख कौन सा दिया है? इसमें तारीख दिया है 28/2/2015। कौन सा तारीख दिया है? 28/2/2015। इससे ये बात साबित होता है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और कैसे पता चलेगा वो गड़बड़? तो उसके लिए तुम क्या करो, यहाँ पे मैं लिख के तुम्हें दिखाता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर आइडिया लगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारी चीजें होनी चाहिए 31/3/15 तक, लेकिन है कितनी? 28/2/15 तक। अब इस बात को ध्यान से समझना। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो एक महीना अभी भी बचा है। क्या? एक महीना अभी भी बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, हमें जो भी चीजें चुकानी होती है एक साल में वो होती है 12 महीने की।
कितने महीने की होती है? 12 महीने की। लेकिन यहाँ पे एक महीना अभी भी बचा है। कैसे पता चला एक महीना बचा है? क्योंकि तुमने चुकाया है 28/2/2015 तक का। यहाँ पे सवाल में देखोगे तो लिखा है कि 28/2/2015 तक का। मतलब ये हुआ कि तुम्हें चुकाना चाहिए था 31/3/15 तक का, लेकिन तुमने चुकाया है 28/2/2015 तक का। इसका मतलब ये हुआ कि एक महीने का तुम्हारा बाकी है। तो एक महीने का बाकी है, तो तुमने कितने महीने का चुकाया है? तो तुमने चुकाया है 11 महीने का। इस बात को ध्यान से समझो, तुमने कितने महीने का चुकाया है? 11 महीने का। और जो तुम्हारी रकम है वो कितनी है? 1,21,000 रुपए है। तो 1,21,000 भागे 11 करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक महीने की रकम क्या होगी, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 11,000 रुपए। इससे ये पता चलता है कि एक महीने की जो रकम है या एक महीने का जो वेतन है वो हमारा कितना है? 11,000 रुपए। और हमें चुकाना है 12 महीने का। हम 11 महीने का ऑलरेडी चुका चुके हैं। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री कहाँ करोगे? सबसे पहले तो वेतन है, ठीक है। क्या है? वेतन है। वेतन हम कहाँ लिखते हैं? तो उसको यहाँ पे मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जो पहली एंट्री होती है वो होती है लाभानी खाते में, ये हमें पता है। पहली एंट्री कहाँ होगी? लाभानी खाते में। अब कौन से साइड होगी? तो वो भी हमें पता है, वेतन हमारा खर्च है तो उधार साइड में होगी। अब इसकी एंट्री कैसे करोगे? तो उधार साइड में सबसे पहले तो जो वेतन दिया है सवाल में वो लिखोगे। तो वेतन कितना दिया है? वो वेतन दिया है यहाँ पे 1,21,000 रुपए। ऐसे लिखोगे 1,21,000 प्लस। प्लस क्यों करेंगे वो समझो, क्योंकि 12 महीने का चुकाना था, तुमने 11 का ही चुकाया, तो 12वें महीने का क्या करोगे? प्लस चुकाना बाकी। क्या लिखोगे? प्लस चुकाना बाकी। रकम कितनी लिखोगे? 11,000 रुपए। और इसी के साथ जो तुम्हारा टोटल हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 1,32,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो टोटल खर्च आ गया वो आ गया 1,32,000 रुपए। अब सवाल ये है कि दूसरा एंट्री कहाँ करोगे? तो पहला एंट्री तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे एंट्री की। तो जो दूसरा एंट्री है उसको कहाँ लिखोगे? तो दूसरा एंट्री देखो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे लिखा है चुकाना बाकी। यहाँ पे क्या लिखा है? चुकाना बाकी। और चुकाना बाकी हमेशा हमारा क्या होता है? दायित्व होता है। तो दूसरी एंट्री चुपचाप कहाँ चली जाएगी? दायित्व साइड में। क्या लिखोगे? चुकाना बाकी वेतन 11,000 रुपए। और इसी के साथ जो है पहला पॉइंट जो है समायोजन वो क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। और इसको अच्छे से करना, ठीक है, स्लो स्लो करके एक बार में ही खत्म कर लेना ताकि आपको दोबारा प्रॉब्लम ना हो। दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा है बीमा प्रीमियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला टॉपिक है। अब इसको ध्यान से समझना। क्या लिखा है? बीमा प्रीमियम 30/9/2015 तक का। सवाल में क्या लिखा है? बीमा प्रीमियम 30/9/2015 तक का, वार्षिक प्रीमियम 6,000 के साथ। ध्यान से समझना कि ये जो हमने बीमा प्रीमियम चुकाया है कब तक का चुका है? 30/9/15 तक का। और इसमें एक है जो 6,000 के साथ है, यानी इसका जो वर्ष है वो कब खत्म हो रहा है? 30/9/2015 को। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो इसके लिए मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया दूसरा पॉइंट। ध्यान से समझना, हमारा जो बीमा है, ठीक है, बीमा टोटल चुकाया कितना है? 20,000 है। ठीक है, टोटल बीमा कितना चुकाया है? 20,000। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि इसमें से जो 6,000 है, ठीक है, इसमें से जो 6,000 है इसका जो वर्ष है वो खत्म होता है 30/9/2015 को। ध्यान से समझना, इसका जो वर्ष है वो कब खत्म होता है? 30/9/2015 को। लेकिन मेरा सवाल ये है हमारा वर्ष कब खत्म होता है? तो हमारा वर्ष खत्म होता है 31/3/15 को। अब ध्यान से समझना, ठीक है। इसके लिए मैं एक बार सवाल ऊपर वापस लेके चलता हूं, तुम्हें वापस दिखाता हूं। सवाल में लिखा है, इसको मैं मिटा देता हूं। सवाल में लिखा है कि 30/9/2015 तक का वार्षिक प्रीमियम 6,000 के साथ। मतलब हमने 30/9/2015 तक का चुकाया है और इसमें एक बीमा प्रीमियम है जो वार्षिक 6,000 के साथ है और जिसका वर्ष खत्म हो रहा है 30/9/2015 को। ठीक है, बात समझ में आया? इसका मतलब ये है कि ये जो 20,000 का बीमा प्रीमियम है उसमें से जो 6,000 का है उसका जो समय है वो कब खत्म हो रहा है? 30/9/2015 को। अब इस बात को ध्यान से समझो। लेकिन जो हमारा समय है वो कब खत्म हो रहा है? हमारा समय खत्म होता है 31/3/15 को। ठीक है, हमारा समय कब खत्म होता है? 31/3/15 को। जब हमारा समय 31/3/15 को खत्म होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 31/3/15। पहले क्या लिखेंगे? 31/3/15 ये हमारा समय है। और इनका समय कितना है? इनका समय है 30/9/15 को। ध्यान से समझना, हमारा समय है 31/3/15 और इनका समय है 30/9/15। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कुछ गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया? यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। तो 4, 5, 6, 7, 8 और 9,
टोटल डिफरेंस आ रहा है 6 महीने का। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने 6 महीने का ज्यादा चुका दिया है। तो ज्यादा चुकाने का मतलब ये हुआ कि तुमने क्या चुका दिया है, अग्रिम, क्योंकि तुम्हें चुकाना चाहिए था 31/3/15 तक का ही। बात समझ में आया? तो तुमने 6 महीने का अग्रिम चुका दिया है। क्लियर है इतना? अब रकम की गणना कैसे करोगे? तो ये सवाल में बोला कि ये जो 6,000 है, यही 6,000 का वर्ष जो है 30/9/15 को खत्म होता है, ना कि पूरे 20,000 का। बात समझ में आया? यही सबसे मेन पॉइंट है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि इस 20,000 का 6/12 करके सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं है। सवाल में क्लियरली बोला है कि इस वाले रकम का, यानी जो 6,000 है, इसका ही समय जो है 30/9/15 को खत्म होता है। तो यहाँ पे गणना कैसे करोगे? यहाँ पे लिखोगे 6,000 गुणे 6/12। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये आएगा 3,000 रुपए। मतलब ये हुआ कि ये जो 3,000 रुपए है, ये हो गया तुम्हारा अग्रिम चुकाया। क्या हो गया तुम्हारा? अग्रिम चुकाया बीमा। ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे करोगे? तो एंट्री में वापस तुम्हें समझा देता हूं। यहाँ पे वही दो चीजें करनी है कि एंट्री देखो, दो असर होगी। एक तो तुम्हारा होगा लाभ हानि में, क्योंकि बीमा प्रीमियम है, तो बीमा प्रीमियम कहाँ जाएगा? लाभ हानि में जाएगा। अब सवाल है कौन सी तरफ लिखोगे? तो वो हमें पता है कि हम कहाँ लिखेंगे, उधार की तरफ। अब इसकी एंट्री देखो कैसे करोगे। उधार में सबसे पहले लिखोगे बीमा प्रीमियम। ध्यान से समझना, क्या लिखोगे उधार में? लिखोगे बीमा प्रीमियम। और रकम कितना लिखोगे? जो पूरा दिया था। पूरा रकम कितना दिया था? 20,000 रुपए। और उसमें से तुम क्या करोगे? अग्रिम चुकाया। कितना अग्रिम चुकाया है? तो वो हमने कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पे लिखोगे अग्रिम चुकाया, और यहाँ पे लिखोगे 3,000। तो 20,000 में से 3,000 माइनस करोगे, तो यहाँ पे ये कितना बचेगा? 17,000 रुपए। और इस तरह से तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। अब सवाल ये है कि दूसरी असर कहाँ होगी? तो ध्यान से समझना, ये तो था पहला असर। अब दूसरा असर कहाँ होगा? तो सबसे पहले देखो, ये क्या था? ये था बीमा प्रीमियम। और हुआ क्या है? अग्रिम चुकाया। क्या हुआ है? अग्रिम चुकाया है। तो अग्रिम चुकाया मतलब ये क्या है? हमारे लिए संपत्ति है, क्योंकि अग्रिम चुकाने का मतलब ये हुआ कि ये हमारी चीज है। ठीक है, हमने किसी को एडवांस में पैसे दिए तो वो हमारी चीज बन गई। तो हमारी चीज है, मतलब ये है कि जो दूसरी असर होगी वो होगी आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति संपत्ति पक्ष में। ओके, क्लियर है इतना? तो उम्मीद करता हूं कि दोनों ही पॉइंट समझ में आ गया होगा। और इसमें जितने भी पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, सभी पॉइंट एक से बढ़कर एक है और बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ऊपर चलते हैं और तीसरा आया सी नंबर। सवाल में लिखा है, पहले ये मैं मिटा देता हूं ताकि अच्छे से दिखे नीचे वाला। सवाल में लिखा है 12% की बैंक लोन। क्या लिखा है? 12% की बैंक लोन। ओके, तो पहले हम बैंक लोन पे चलते हैं और यहाँ पे रकम में देखते हैं। रकम है 1,00,000 रुपए। सवाल में लिखा है 12% की बैंक लोन। देखो, जब भी सवाल में तारीख ना लिखा हो, याद रखना, जब भी सवाल में तारीख ना लिखा हो तो ऐसा मान लेना कि ये पूरे वर्ष का है। क्या मान लोगे? कि ये पूरे वर्ष का है। ये एक चीज तुम्हें याद रखना है। ठीक है, क्या मान लेना है? कि जो रकम है वो पूरे वर्ष का है। अब इसका असर कैसे लिखोगे, कैसे करोगे गणना? तो चलते हैं नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं पॉइंट नंबर 3। जैसे मैंने गणना की है, सारी गणनाएं वैसे ही तुम अपने नोटबुक में लिखते जाना, ताकि तुम्हें दोबारा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। तो जो लोन दिया है, कितने का दिया है? 1,00,000 का। कितना प्रतिशत है? 12%। सवाल में कोई तारीख ना दिया है, इसी वजह से हम ऐसा मानेंगे कि ये पूरे साल भर का लोन है। तो जब पूरे साल भर का लोन है तो 1,00,000 का 12% निकालोगे साल भर का, तो साल भर का ब्याज जो आएगा वो आएगा 12,000 रुपए। ठीक है, साल भर का ब्याज कितना आएगा? 12,000 रुपए आएगा। इसका मतलब ये है कि हमें साल भर में 12,000 रुपए ब्याज चुकाना है। लेकिन सवाल में देखोगे तो कुछ पता चलेगा। सवाल में क्या पता चलेगा? तो सवाल में यहाँ पे देखो छुपा के लिखा हुआ है कि बैंक लोन का चुकाया ब्याज रुपए 10,000 रुपए। मतलब ये है कि हमने ब्याज चुकाया है, लेकिन कितना चुकाया है? हमने सिर्फ 10,000 रुपए चुकाया है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अब कैसे इसको सॉल्व करोगे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से 10,000 रुपए माइनस कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि 2,000 रुपए अभी भी चुकाना बाकी है। ध्यान से समझना, 2,000 रुपए अभी भी चुकाना बाकी है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो, मैंने कहा ना इसकी दो असर होगी। सबसे पहला असर लाभ हानि में। कहा जाएगा सबसे पहला असर? लाभ हानि में। सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले लिखोगे लोन का ब्याज। क्या लिखोगे? लोन का ब्याज।
लोन का ब्याज कितना चुकाया तुमने, चुकाया है तुमने 10,000 रुपए, ठीक है, जो दिया था वही मैंने लिखा है, लोन का ब्याज चुकाया है 10,000 रुपए, लेकिन तुम्हारा चुकाना बाकी कितना है 2,000 रुपए। ये कैसे पता चलेगा, जब तुम पूरे ब्याज की गणना करोगे, साथ में सवाल में यानी सकल तलपट में जो तुम्हें दिया होगा उसमें से डिफरेंस निकालोगे। क्या निकालोगे, डिफरेंस यानी अंतर की रकम, फिर तुम्हें पता चलेगा कितना चुकाना बाकी है। तो लोन का ब्याज है 10,000 रुपए, प्लस लिखोगे चुकाना बाकी, याद रखना चुकाना बाकी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। और अगर इन चीजों में डाउट है तो मेरा पहला वीडियो देखना समायोजन का, जिसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की कि चुकाना बाकी, मिलना बाकी, अग्रिम प्राप्त, अग्रिम चुकाया क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे चुकाना बाकी हो जाएगा 2,000 रुपए, और इसी के साथ तुम्हारा जो पूरा खर्च हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपए, और यहाँ पे ये पॉइंट समाप्त। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा असर का। ये तो था पहला असर, दूसरा असर क्या होगा, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है चुकाना बाकी, और मैंने बताया है कि जो चुकाना बाकी होता है वो व्यवसाय का क्या होता है, दायित्व होता है। तो दायित्व होने की वजह से इसकी जो दूसरी असर होगी वो कहाँ जाएगी, तुम्हारे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। क्लियर है, तो ये था तुम्हारा तीसरा पॉइंट। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है भाड़ा पट्टा का मकान, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, भाड़ा पट्टा का मकान। सवाल में लिखा है जिसकी अवधि 31/3/2019 के दिन पूरी होती है। क्या लिखा है कि जिसकी अवधि 31/3/2019 के दिन पूरी होती है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए पहले ये तारीख देखो, 31/3/15 दिया है। कौन सा तारीख दिया है, 31/3/15। तो अब हम चलते हैं और यहाँ पे पूरा सवाल का विवरण लिख के मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूं भाड़ा पट्टा का मकान। क्या लिखता हूं, भाड़ा पट्टा का मकान। कितना दिया है रकम, रकम दिया है 5 लाख रुपए। ध्यान से समझना, रकम कितना दिया है, 5 लाख रुपए। सवाल में लिखा है 31/3/2019 को खत्म होता है। कब खत्म होता है, 31/3/2019 को। लेकिन ये शुरू कब हुआ था, शुरू हुआ था हमारा, देखो यहाँ पे जो हमें तारीख दिया है वो दिया है 31/3/15 को। इसका मतलब ये है 15 को तो शुरू नहीं हुआ होगा ना, 31/3 को तो शुरू नहीं हुआ होगा, शुरू तो शुरू में ही हुआ होगा ना। तो शुरू में ही हुआ होगा, मतलब ये है कि ये शुरू हुआ होगा 2014 और 15 में। मतलब ये है कि ये शुरू हुआ होगा 1/4/15 से। बात समझ में आया, तो 1/4/15 से, यानी 2014-15, फिर 15-16, 16-17, 17-18, और यहाँ पे 18-19, और हमारा कब है, 19 तक है। मतलब ये 5 साल। ध्यान से देखो, ये मैंने इसलिए लिखा है, गणना ऐसे करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें कोई भी डाउट ना रहे और सारी बारीकी समझ में आए। ठीक है, और इसी तरह से तुम गणना करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि टोटल कितने साल हो रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। मतलब ये हुआ कि ये जो भाड़े पट्टे का मकान हमने लिया है ये कितने सालों के लिए लिया है, हमने 5 वर्ष के लिए लिया है। तो भाड़ा पट्टा का मतलब यही होता है कि जब तुम कोई संपत्ति, ठीक है, कोई भी संपत्ति जब तुम एक अमुक वर्ष के लिए भाड़े से खरीद लेते हो, ठीक है, एक अमुक वर्ष के लिए भाड़े से खरीद लेते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 वर्ष के लिए, ठीक है, अब 5 वर्ष के लिए मेरा हो गया है, सामने वाला मुझे आगे कुछ नहीं बोलेगा, चाहे जो भी मैं उस मकान का करूं। बात समझ में आया, क्लियर है। तो अब यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे याद रखना कि जब तुम कोई चीज कोई निश्चित वर्ष के लिए खरीदते हो, जैसे ये 5 लाख रुपए का है, हमने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो 5 लाख भागे कितना करोगे, 5 करोगे, तो हर साल का जो आएगा वो कितना आएगा, 1 लाख रुपए आएगा। मतलब ये हुआ कि हर साल 1 लाख रुपए का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और पहला साल तो बीत गया है, कैसे पता चला, क्योंकि 2014-15 की तो अंतिम तारीख आ गई है ना, 31/3/15, मतलब ये तो पहला साल खत्म हो चुका है, यानी पहला साल का हमने क्या कर लिया, उपयोग कर लिया है। अब इसकी असर कैसे दिखाओगे वो ध्यान से समझना, जो बहुत ही जरूरी है। तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसकी भी देखो 2 असर होगी। पहला तो असर होगा लाभ हानि में, पहला असर कहाँ होगा, लाभ हानि में, और जो दूसरा असर होगा वो तुम्हारा होगा आर्थिक चिट्ठी में। ठीक है, उल्टा मैं कर देता हूँ, रुक जाओ, उल्टा इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आए। ये लाइन मेरी जो है, ठीक है, जैसा भी है मेरा लाइन है, ठीक है, बढ़ते हैं। जो पहला असर होगा वो होगा आर्थिक चिट्ठी में। क्यों, ये मैंने ऐसा क्यों किया मैं समझाता हूं। और जो दूसरा असर होगा वो होगा आपके लाभ हानि खाते में। ऐसा क्यों हुआ वो मैं समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक चिट्ठी में। तो भाड़ा पट्टा का मकान कहाँ जाएगा, तो भाड़ा पट्टा का मकान आपका है संपत्ति। ठीक है, जब हमने फॉर्मेट पढ़ा था तो उसमें एक पॉइंट आया था भाड़ा पट्टा का मकान,
तो ये क्या है आपका संपत्ति है। तो यहाँ पे संपत्ति कितने का दिया है 5 लाख का दिया है, ध्यान से समझना कितने का दिया है 5 लाख। तो सवाल में ऐसे लिखोगे संपत्ति पक्ष में भाड़ा पट्टा का मकान कितने का 5 लाख का। अब इसमें से 1 लाख का हमने इस्तेमाल कर लिया है तो उस 1 लाख को घटा दोगे और बचेगा तुम्हारा 4 लाख रुपए। सिर्फ कितना बचेगा 4 लाख रुपए। मतलब ये हुआ कि जो संपत्ति है वो असलियत में बचा कितने का है सिर्फ 4 लाख का। भले शुरू में 5 का था, अभी बचा कितना है सिर्फ 4 लाख का। तो ये 1 लाख रुपए क्या किया हमने घटाया है, लेकिन इसका नाम क्या रखेंगे तो इसका नाम रखेंगे अपलिखित। क्या नाम रखेंगे अपलिखित। याद रखना जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं और एक समय के बाद उनकी कीमत को हम कम कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अपलिखित करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपलिखित भाड़ा पट्टा का मकान। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी असर है जो ये अपलिखित किया है ये हमारे लिए क्या है खर्च है। तो खर्च हम कहाँ लिखते हैं लाभ हानि के उधार पक्ष में। और क्या लिखोगे यहाँ पे तो पूरा नाम लिखना अपलिखित भाड़ा पट्टा का मकान और रकम 1 लाख रुपए। बात समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरह से ये हो जाएगी हमारी दूसरी एंट्री और ये हो गई हमारी पहली एंट्री। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि 12% के एबीसी कंपनी के डिबेंचर में विनियोग। यहाँ पे हमने क्या किया है हमने विनियोग किया है, मतलब हमने पैसा लगाया है। अगर हमने पैसा लगाया है तो हमको पैसा मिलेगा। अब इसको समझो कैसे होगा। हमने विनियोग क्या किया है, कब किया है, कोई तारीख नहीं दिया है। कितने का किया है 2 लाख रुपए का। कितने प्रतिशत के हिसाब से किया है 12% के हिसाब से किया, बस इतनी जानकारी दिया है। और मैंने कहा था जब सवाल में तारीख ना दिया हो तो तुम हमेशा पूरे वर्ष का मान के चलोगे। यानी पॉइंट नंबर 5 और आया पॉइंट नंबर 5 हमारा है विनियोग। ठीक है, कहाँ विनियोग किया वो सारी डिटेल आप देख लेना बुक में। कितने का विनियोग किया है 2 लाख का विनियोग किया है। कितने प्रतिशत के हिसाब से किया है 12% के हिसाब से किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम विनियोग किए हैं 2 लाख रुपए का तो जब हमें ब्याज मिलेगा तो हमें पूरे वर्ष का मिलेगा। क्योंकि सवाल में कोई तारीख नहीं दिया है। अगर सवाल में तारीख दिया होता तो उस हिसाब से हम गणना करते। चलो वो भी मैं बता देता हूं। अगर मान लो सवाल में लिखा होता कि 30/6 को विनियोग किया है तो याद रखना चाहे जो तारीख दिया हो तुम्हें जाना कहां तक है 31/3/15 तक ही जाना है। कहां तक जाना है 31/3/15। तो 30/6 से 31/3/15 का जोड़ लो कितना महीना होता है। या मान लो 30/9 दिया होता तो 30/9 से 31/3/15 का जोड़ लो। या मान लो 31/12 दिया होता तो यहाँ से यहाँ का जोड़ लो। बस याद ये रखना है हमारी मंजिल है वो 31/3/15 है। बात समझ में आया, शुरू चाहे जहां से करोगे 31/3/15 तक ही पहुंचना है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे तारीख ना दी होने की वजह से हम पूरे वर्ष का निकालेंगे। और गणना कैसे होगा तो 2 लाख का 12%। तो 2 लाख का 12% करोगे तो ये आएगा 24,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ हमको 24,000 रुपए ब्याज मिलेगा। क्या होगा हमें 24,000 रुपए ब्याज मिलेगा। लेकिन सवाल में एक और लाइन लिखा हुआ नीचे है, उसी के नीचे देखो एक और लिखा है विनियोग पर प्राप्त ब्याज। यहाँ पे क्या लिखा है विनियोग पर प्राप्त ब्याज और यहाँ पे लिखा है 12,000 रुपए। मतलब ये हुआ हमको 12,000 रुपए तो मिल चुका है। तो अब गणना कैसे होगी, अब क्या होगा देखो टोटल कितना मिलने वाला था 24,000, उसमें से 12,000 मिल गया है तो कितना मिलना बाकी है 12,000 रुपए क्या है आपका मिलना बाकी है। तो इसको मैं थोड़ा सा कलरिंग कर देता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि 12,000 रुपए मिलना बाकी है। बात समझ में आया, क्लियर है इतना। अब इसका एंट्री कैसे होगा तो देखो एंट्री सीधी सी बात है 2 जगह होगी। एक तो होगा तुम्हारा लाभ हानि में, दूसरा मैं बताता हूं कहां जाएगा। सबसे पहले लाभ हानि का समझते हैं। तो देखो ये क्या है तुम्हें ब्याज मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा मतलब ये है तुम्हारी आय। तो आय का मतलब हो जाएगा लाभ हानि खाते के जमा में। एक ही पॉइंट आया जो अभी तक जमा का आया है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे लिखोगे कैसे तो यहाँ पे पूरा लिखोगे विनियोग पर ब्याज। क्या लिखोगे विनियोग पर ब्याज। कितना रुपए है यहाँ पे विनियोग पर ब्याज हमको मिला है 12,000 रुपए। कितना मिला है हमको 12,000 रुपए। लेकिन हमको और मिलना चाहिए था और इसी वजह से हम लिखेंगे मिलना बाकी। हम क्या लिखेंगे मिलना बाकी। और कितना मिलना बाकी है 12,000 रुपए। और इसी के साथ जो टोटल ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 24,000 रुपए, जैसा कि हमने यहाँ पर गणना किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये रहा जैसा कि हमने गणना किया था वैसा हमें पूरा ब्याज मिल जाएगा। क्लियर है इतना। तो अब यहाँ पे दूसरी असर जो होगी वो क्या होगी
तो जो दूसरी असर होगी उसका देखो कैसे करोगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, मिलना बाकी। तो मिलना बाकी क्या होता है, संपत्ति होता है कि दायित्व होता है। कोई चीज तुमको मिलने वाला है तो तुम्हारे लिए सीधी सी बात है, ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, संपत्ति। संपत्ति होने का मतलब ये आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखोगे, ठीक है। और नाम क्या लिखोगे, वही मिलना बाकी विनियोग पर ब्याज, रकम कितनी है, 12,000 रुपए। और इसी के साथ तुम्हारा ये भी एंट्री क्या है, पूरा हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है। तो इसी के साथ ये लाइन जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई, और इसी के साथ हमारा जो 5वां पॉइंट था वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपको अच्छी लगी, और आपको अगर अच्छे समझ में आ गई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और एक चीज और करना है, हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।